समथिंग मुझे मतलब डिवाइन फील होता है। मतलब मैं ऐसे फील करता हूँ जब भी सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ, बस जो है सारा टॉपिक नहीं मिलेगा। किसी बुक में सिर्फ पता चला एक ही टॉपिक मिला तो उस बुक से वो पढ़ना होगा, किसी दूसरी बुक से दूसरा पढ़ना होगा। और यदि सोशियोलॉजी में स्कूल की बात नई डिसिप्लिन सोशल में निकलने के साथ ही साथ सोशियोलॉजी में आज जैसे सोसाइटी हम देख रहे हैं कितना क्योस है, कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और सोशियोलॉजी में और जो स्कोप देखें तो इसी के साथ सोसाइटी में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की हर एक चीज़, चाहे आप रिसर्च के फील्ड, साइंस के फील्ड, मेडिकल के फील्ड, जो है तो है गाइस, दिस इज स्वास्थ्य गुप्ता और मैं हूं आज सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर और हमारे साथ हैं हमारे सीनियर। तो ये सोशियोलॉजी ऑनर से 3rd ईयर पास आउट है। तो इनसे जानेंगे इनके क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या सारे इनसे इंट्रोडक्शन लेंगे और उन्होंने कैसे मतलब यहाँ पे पहुँचे हैं ये, और कैसे उन्होंने BHU में स्टडीज़ की हैं, कैसा उन्हें BHU का माहौल लगा है। तो सर थोड़ा सा आप उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल महादेव सभी को। और मेरा महादेव नाम अजय कुमार पटेल है और मैं बुंदेलखंड झांसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी। मैं यहाँ पे FSS में एनरोल था और मेरा 2022 में मतलब फाइनल हो गया है। मेरा ऑनर सोशियोलॉजी था और कोर में 2 और सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री था और इकोनॉमिक्स था। तो कोविड का टाइम था तो उतना कोर का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ पाए, हाँ, लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है और बाकी का भी पढ़ा है। सोशियोलॉजी आपको कैसा लग रहा है? मतलब सोशियोलॉजी फॉर मी ये समथिंग मुझे मतलब डिवाइन फील होता है। मतलब मैं ऐसे फील करता हूँ जब भी सोशियोलॉजी पढ़ता हूँ कि बस जो है यही है, बहुत मज़ा आता है। और टीचर्स कैसे हैं यहाँ सोशियोलॉजी के? डिपार्टमेंट कैसा है आपका सोशियोलॉजी जी? स्पेशली यदि सोशियोलॉजी की बात करें तो खुद से पढ़ना होता है और टीचरों का तो ऐसा है कि देखो क्लासेस तो चलती हैं, लेकिन जब तक आप खुद यदि स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, वो बुक्स बता देंगे, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो हाँ, गाइडलाइन दे देंगे, वो गाइडिंग कर देते हैं, बट पढ़ना खुद को पड़ेगा। और लाइब्रेरी में आके बुक्स को, कई प्रकार की बुक्स, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एकेडमिक्स में एक बुक रहती है, उस बुक से हम पढ़ते हैं और उसी बुक में से आ जाता है, उसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको कई बुक्स से पढ़ना होता है। जैसे हमारा जो सिलेबस रहता है यहाँ पे, तो उसमें एक बुक में आपको सारा टॉपिक नहीं मिलेगा। किसी बुक में सिर्फ पता चला एक ही टॉपिक मिला तो उस बुक से वो पढ़ना होगा, किसी दूसरी बुक से दूसरा पढ़ना होगा। यहाँ पे लाइब्रेरी में अच्छा व्यवस्था है, यहाँ पे सिस्टम है। सिस्टम पे जो भी बुक आपको चाहिए उसको सर्च कीजिए और आपको स्टैक में मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। तो बुक्स मिल जाती हैं, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट सभी मिल जाती हैं और सभी बुकों से कंटेंट को जोड़कर उसके नोट्स बना के और फिर आप प्रिपरेशन करें तो मज़ा आता है कोई भी सब्जेक्ट। सो ये अभी भैया और हम लोग यहीं लाइब्रेरी में थे, तो भैया मुझे मिले तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इंटरव्यू ले लिया जाए और आगे भैया से बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कैसे लगे? मतलब यहाँ पे आपके मतलब जो फ्रेंड सर्कल बना आपका, तो वो कैसा रहा? स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसा कि हम तो सभी जानते हैं कि एंट्रेंस से यहाँ पे बच्चे आते हैं। जब तो उनका एंट्रेंस निकलता है, वो एनरोलमेंट होता है, यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो बच्चे वास्तव में काबिलियत रखते हैं और सब ऑलमोस्ट पढ़ने वाले होते हैं। तो उनमें भी चूज करना होता है कि हमें किस तरह के फ्रेंड बनाना है। तो अपने आवश्यकताओं के अनुसार हम जिस तरह का माहौल चाहते हैं, पढ़ना का माहौल चाहते हैं, हर तरह के दोस्त मिलते हैं। ये तो देखो रियलिटी है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपके कैसे गोल्स हैं, आप कितने सीरियस हैं अपने गोल्स को लेके। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को ढालते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, उस तरह के दोस्त आपके बन जाते हैं। और उन दोस्तों से आप कितने फ्रैंक हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने करता है बात को, कि आप जितने उन लोगों से फ्रैंक होंगे, वो भी उस तरह से फ्रैंक होते गए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बॉन्डिंग्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। और उन बॉन्डिंग्स में हमें पता नहीं चलता है कि फिर हमारा जो उनके साथ संबंध है या उनके साथ हमारे बातचीत करने का जो नज़रिया है, बात करने का ढंग है, वो कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता है। तो हमें एक लिमिटेशंस रखनी होती है कि अपने दोस्तों से किस तरह से इंटरेक्ट होना है, ताकि वो भी उसी तरह से हमसे इंटरेक्ट हों। और वो एक बॉन्डिंग, जो मित्रता होती ना, उसके जो कायदे होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ हमारे सोसाइटी की हैं या हमारी खुद की जो वैल्यूज़ है, जो हम एकेडमिक से लेके आए, अपने घर से लेके आए, वो मेंटेन रहें हैं और उसके साथ साथ हम अपने गोल्स पे फोकस कर सकें।
तो मित्रों का रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपकी खुद की कॉन्शियसनेस होना चाहिए अपने प्रति कि हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं। तो हम यहाँ कुछ करने आए हैं, तो उसके साथ साथ जो दोस्त हमने बनाए हैं वो हमें फ्रूटफुल ही हो, ऐसा ना हो कि कहीं वो हमें गलत दिशा में ले जाए। तो उसके अकॉर्डिंगली दोस्त बनाइए, और यदि आप उसके अकॉर्डिंगली दोस्त बनाएंगे तो वास्तव में दोस्त आपको बहुत फ्रूटफुल होते हैं, और वो वास्तव में आपको लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। कल एंड आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स हु आर वेरी इंस्पायरिंग टू मी। सो इट इज़ दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं। और एक कोट भी है, जैसे कहा जाता है कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेक वन रियल फ्रेंड, बट इट इज़ वेरी ईजी टू मेक 100 फ्रेंड्स इन 1 डे, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक वन रियल फ्रेंड इन 100 डेज। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपको भले ही 100 दिन लगें, लेकिन एक अच्छा दोस्त बनाइए। ये नहीं कि आपने दोस्त की संख्या, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के दोस्त रख लिए, नहीं, उनमें भी फिल्ट्रेशन करें आप। और ये ज़रूरी है, आज की समय की मांग है, क्योंकि तभी आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएं। तो हम आगे भैया से एक और क्वेश्चन रहता है जो स्टूडेंट्स का बहुत मेनली रहता है कि आपने सोशोलॉजी लिया है, तो आपके सोशोलॉजी में क्या मतलब क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट के, तो हम ये भैया से पूछेंगे। एक तो सबसे यंग डिसिप्लिन है, और यदि सोशोलॉजी में स्कोप की बात करें तो एक नए डिसिप्लिन सोशल साइंस में निकलने के साथ ही साथ सोशोलॉजी में आज जैसे सोसाइटी हम देख रहे हैं कितना क्योस है, हर जगह कहीं पे सोसाइटी को रिलीजियस बेस पे, कम्युनल बेस पे, रेशियल बेस पे, जेंडर बेस पे सोसाइटी को सिग्रीगेट किया जा रहा है, एक दूसरे को परसिक्यूट किया जा रहा है। या इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर फिनोमेना। So when we talk about sociology is about the study of society, and society में जो chaos है उसको समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं सोशोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आगे फ्यूचर में। और सोशोलॉजी में और भी हम स्कोप देखें तो इसी के साथ सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में लाने के लिए हर एक फील्ड में, चाहे आपका रिसर्च के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी, इवन आईआईटी में भी अब तो सोशोलॉजी का एक इस पे एसेंशियल सोशोलॉजी करके एक कोर्स चलाया जाता है। मतलब एक आपको सोशोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन एनी फील्ड यू आर डूइंग वर्क बट देयर मस्ट बी और देयर वुड बी अ सोसाइटी, बिकॉज अरिस्टोटल ने कहा ही है मैन इज अ सोशल क्रिएचर। तो सोशल एनिमल होने के तहत ही मानव अकेले में तो रहेगा नहीं, रहेगा तो सोसाइटी में ही। तो सोसाइटी के लिए एक नया सोसाइटी में रहने के कारण सोशियोलॉजी का हर एक फील्ड में स्कोप है। और यदि मैं स्पेशली पर्टिकुलरली उनका नेम लेके कहूँ तो यूपीएससी के लिए भी सोशियोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें स्कोरिंग आप मार्क्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रिसर्च में इसका सिलेबस क्या होता है, थोड़ा ऑलमोस्ट स्टैटिक है। इंडियन सोसाइटी में जो है कुछ जो डायनामिक रहता है कि जैसे सोसाइटी देखो हर टाइम इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी कभी स्टैटिक तो रहती नहीं है। कुछ डायनामिक पोर्शन भी है, लेकिन डायनामिक पोर्शन के कंपैरिजन में इसका स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है सोशियोलॉजी का। सो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब इसमें रिसर्च ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है? हाँ, रिसर्च अच्छे से की जा सकती है। और स्टैटिक पोर्शन होने के साथ साथ क्या होता है कि आप यदि इसको एक बार पढ़ लें, दैट्स मीन वो पढ़ लिया आपने, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यंग डिसिप्लिन है, उतना ज़्यादा भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। हाँ, इसको यहीं पे निकल के तो आता है, क्योंकि यंग डिसिप्लिन है, उतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो जैसा कि भैया ने बताया सोशोलॉजी के बारे में, ऑनर्स के बारे में, और यहाँ के मतलब पीएचडी के कितने स्कॉलर सोशोलॉजी से निकलते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि भैया ने अपना 12th हिंदी मीडियम से किया है और यहाँ पे आके इंग्लिश मीडियम में स्विच कर लिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं आगे जाके स्विच करना चाहता हूँ, और भैया से उनके एम के बारे में पूछेंगे। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को। तो सचिन ने क्वेश्चन किया है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज सो इजी फॉर मी टू आंसर, बिकॉज मैंने इंग्लिश का एक एक स्टेप सीखा है। मैं इंग्लिश में इतने बेस से आता हूँ, मेरा हिंदी मीडियम से, जैसे उसने सचिन ने कहा है। और उसके साथ साथ इवन मैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर मैंने हिंदी मीडियम से दिया, उसके बाद मैं इंग्लिश में स्विच किया। तो मैं वो एक एक स्टेप तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने कैसे अपने आप को परिवर्तित किया और किस तरह के मुझे स्ट्रेन इतना ज़्यादा हो जाता था मेरे माइंड में कि मैं आई कांट एक्सप्लेन।
लेकिन उससे ओवरकम करना और फिर अपने आप को पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में बनाना या इंग्लिश मीडियम अपना पूरा करना, ये जर्नी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन उसका जो स्टेप था ना, जो उसके स्टेप्स हैं, वो यदि आप फॉलो करते जाएं तो इजीली आप जा सकते हैं। तो रास्ता बहुत इजीली जा सकता है, लेकिन जब आप पूरी प्रोसेस हो जाएगी ना, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो स्टेप्स मैं बताना चाहूँगा आपको। हाँ, तो कुछ डिफ़िकल्टीज के बारे में हाँ हाँ बताऊँगा। देखो एक्चुअली मेरा 12th तक इंग्लिश में मेरा रहा है कि इंग्लिश मेरा एक एज ए सब्जेक्ट रहा है, तो मैं उसकी कोचिंग जाता था। तो थैंक गॉड कि मैं कोचिंग भी जाता था, तो वो सर बहुत बढ़िया थे जिनके पास मैं कोचिंग पढ़ता था। मेरा ग्रामर का जो पोर्शन था वो हमेशा से मजबूत रहा है। मतलब आपने इसके हिंदी अलावा- मीडियम से पढ़ा है, लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था हिंदी मीडियम में ना? सब्जेक्ट था, हाँ। ठीक। और उसको भी मैंने मतलब सिर्फ सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ा है। उसमें जो हमारे आंसर्स रहते थे ना, तो उनको हम लोग रोट लर्निंग करते थे। कोई सेंस नहीं था, सिर्फ वो सब्जेक्ट की तरह पढ़ा। कभी सोचा ही नहीं कि इंग्लिश। मेरी क्लास में इवन ऐसा था कि यदि क्लास में किसी ने एक इंग्लिश का वर्ड बोल दिया ना, तो उसका हम लोग मजाक बना देते थे, बड़े आए तुम इंग्लिश बोलने वाले। मैं मतलब बड़ी वेरी फ्रेंकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में ऐसा माहौल था कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में ही बोलना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तो इस तरह का माहौल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ मैं जब आया, मैंने यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम में दिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बुक्स की अवेलेबिलिटी और उसके साथ रिसोर्सेज, और स्पेशली मैं बात करूँ ऐसे डिसिप्लिन की, सोशियोलॉजी की, जिसका ओरिजिन ही वेस्टर्न हुआ हो, तो आपको थिंकर्स हिंदी में तो मिलेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब जो थिंकर्स हैं, स्पेशली क्या होता है कि सब्जेक्ट की पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि हिस्ट्री हुआ तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे हिंदी में वो, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे सोशल साइंस के सब्जेक्ट जिनका वेस्टर्न ओरिजिन है, तो उसकी जो ऑथेंटिक बुक हो, जिनका वास्तव में जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स हैं, चाहे मार्क्स की हो, बेवर की हो, किसी की भी, पार्सन, मार्टन, तो उनकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो उनको पढ़ने से ही आपको वास्तव नॉलेज होगा ना किसी भी सब्जेक्ट का। तो उनको पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में स्विच करना पड़ा है, और इंग्लिश में रिसोर्सेस अच्छे अवेलेबल हैं। तो यदि आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपको इंग्लिश में तो जाना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टीमेट आई थिंक कि नहीं है। और वैसे भी लैंग्वेज इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीडियम है तो आप कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। हिंदी भी तो आप सीख के नहीं आए थे ना, उसको भी तो सीखा ही है। तो आई थिंक इंग्लिश भी सीख सकते हैं। अब मैं कुछ मतलब आपको स्टेप बताऊंगा कि मतलब कैसे सीखें। तो उसके लिए मैं जो मानता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी जितनी भी स्ट्रांग होगी, आपकी इंग्लिश भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। मैंने ग्रामर पढ़ा था, लेकिन बोलने वाली इंग्लिश और जो लिखने वाली इंग्लिश है, वास्तव में वो बहुत डिफरेंट है ग्रामर वाली से। ग्रामर का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता है। ग्रामर है, लेकिन जैसे हिंदी है ना, हिंदी हम बोलते हैं तो देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं, ग्रामेटिकली नहीं देखते हैं ना। तो सेम इंग्लिश का है। इंग्लिश आप आर्टिकल्स पढ़िए, नोवेल्स पढ़िए, उनको पढ़ते पढ़ते आपको इंस्टिंक्ट में आ जाएगी। और जितनी ज़्यादा आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छा होगा। तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको वोकैब अपना क्लियर करना है। जितना ज़्यादा वोकैब होगा उतना ज़्यादा आसानी होगा। सेकंड, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामेटिकली नहीं देखना है आपको, ग्रामेटिकली ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, आप पढ़ते जाइए। थर्ड स्टेप, जब आपको नहीं हो रहा है सब, तो जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो उसको जो पैराग्राफ रहता है या जो सेंटेंस है, उसको तेज़ी से पढ़िए। तो क्या होता है, आपकी जो जीभ है ना, टंग, वो उसी तरह मोल्ड होने लगती है जिस तरह का वो सेंटेंस हो। तो उससे क्या होता है, वो इंस्टिंक्ट में हमारे वो सेंटेंसेस जो फिक्स सेंटेंसेस रहते हैं, वो हमारे इंस्टिंक्ट में वैसे ही हो जाते हैं, तो वैसे ही बन जाते हैं, हमारी जीभ वैसे ही मोल्ड होने लगती है। तो जब हमारी जो टंग में ऐसे मतलब हमारा जो टंग है वो ऐसे फिलिप करने लगेगा, तो उसके बाद इंग्लिश सीखने बहुत आसानी होती है। इसके बाद वोकैब की प्रैक्टिस करते रहिए 24 घंटे। मैं तो वोकैब के बारे में सोचता हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मैंने एक डिक्शनरी था छोटा सा, जब मैंने कोविड के दौरान, हाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने कोविड के टाइम में सिर्फ इंग्लिश सीखा। कोविड के टाइम में मैंने अपने टाइम का बहुत यूटिलाइज किया, और उसके दौरान मैंने मोस्टली अपने टाइम ग्रामर को और उसके साथ वोकैब को दिया। तो कोविड का एक मेरे लिए एक मुझे मतलब एक तरह से कहते हैं ना, ब्रेक मिल गया था मुझे इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि एकेडमिक का उतना प्रेशर रहता नहीं था। क्योंकि यहाँ पे रहता तो एकेडमिक का प्रेशर रहता तो शायद मैं ना सीख पाता, लेकिन हाँ कोविड में मैंने ये तो कर लिया, तो थैंक्स टू कोविड। वैसे भैया से लास्ट के एक पहला वाला क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं।
सो भैया से ये पूछना चाहेंगे कि आपका एम पहले जब फर्स्ट ईयर में आप यहाँ इनरोल्ड हुए थे BHU में, तब क्या था, और अब कोई परिवर्तन आया है जो आप पास आउट हो चुके हैं, तो अब कोई आपको एम में चेंजेस आए हैं कि नहीं है, तो भैया से ये पूछते हैं। देखो सचिन, यदि मैं एम की बात करूं तो एम एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप आज कुछ बनाएं, कल कुछ और बनाएं, या फिर कल दूसरा माहौल मिला तो उसको बदल लें। नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप दोबारा चेंज कर लें। वो यदि आप ऐसे फ्लिप कर रहे हैं तो फिर एम थोड़ी है। वो तो आप कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एक तरह से कन्विंस कराते हैं अपने आप को कि मैं ये कर लूँगा। तो मेरा एम जो पहले था वही आज है। उसका थोड़ा सा रास्ता चेंज हो सकता है, लेकिन जो गोल है ना, गोल हमेशा गोल ही रहता है। तो आप क्या गोल लेके आए थे यहाँ वैसे? ओह वेल, मेरा देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लिटरली सिर्फ UPSC ही करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा उसी की ही प्रिपरेशन करता हूँ, और उससे ना ज़्यादा ना उससे कम मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ UPSC ही करनी है। तो ये तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। देखो कई तरह के क्या होते हैं, जब आप एक मिडिल फैमिली से आते हैं, मैं क्यों मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, हिचक के क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन्स हैं। क्या होता है कि जब आप एक मिडिल फैमिली से आते हैं ना, तो आप पे कई तरह के प्रेशर्स रहते हैं, है ना। आपको घर वाले कुछ कहेंगे, इवन हाँ एग्जैक्टली में एक और कई लोग होते हैं जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपके मित्र भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो कहेंगे कि ये जॉब आई है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो वो उस तरह के प्रेशर्स रहते हुए भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस तरह से कि क्यों मैं ऐसे हिचक के बोल रहा हूँ कि मुझे UPSC करनी है। हालांकि मैं अपने गोल को लेके हिचक नहीं रहा हूँ, आई एम वेरी फ्रेम, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस तरह के प्रेशर्स आते हैं ना, तो उसको मैं इस तरह से रिवील नहीं करना चाहता। कैसे हैंडल करते हैं आप जो प्रेशर जो आप बात कर रहे हैं आपकी सोसाइटी से या फैमिली से? बहुत बढ़िया है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रदर, बट जब कहीं ना कहीं वो होता ना सीने में आपके लिए, सीने में आपके जो आग जल रही हो ना जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि वो आग है ना, वो आपके जुनून, आपका हुनर और आपका अपने आप में बिलीव, आपका पेशेंस, उन सब के द्वारा आपके मन में, आपके दिल में वो आग लगाई जाती है। और जब वो आग आपके अंदर जल रही हो ना, तो सब तरह के जो भी प्रेशर्स आते हैं, सोसाइटी के प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर्स हो, उन सबको भी आप देख लेते हैं, झेल लेते हैं, और उनको भी कन्विंस करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, फैमिली वाले देखो मानते हैं, जब उन्हें कन्विंस कराते हैं तो वो आप पे बिलीव करते हैं, और वो उनका कहना होता है कि आप ये कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप उन्हें कन्विंस कराने की कोशिश करें तो मानते हैं। मेरे घर वाले भी कहते तो हैं कि एज वाला फॉर्म आया या कोई भी जॉब है तो कर लो, लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं कि मुझे सिर्फ UPSC करना है तो कहते ठीक है वो करो, लेकिन उसके साथ साथ एक फॉर्म डाल दिया करो, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे UPSC ही करनी है, लेकिन उसके साथ ये सारे फॉर्म, जो भी फॉर्म्स आते हैं वो डालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि डालने पड़ते हैं तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ, है, और मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है। अभी तो मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया है फिलहाल में, तो एक ही एग्ज़ाम दिया है, अभी लेखपाल का ही दे के आया हूँ, देखो कैसा रहता है। जैसे मेरा उसमें थोड़ा था गड़बड़ हो गया है योजना वाला, क्योंकि पोर्शन थोड़ा कठिन आ गया। बाकी का मैं कहूँ तो मैं अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे लेखपाल में आपने कितना अटेम्प्ट करके आए थे आप? लेखपाल में पूरा 100 मार के आया था। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मैंने जब योजनाएं देखी तो मुझे लगा मेरा होने वाला तो है नहीं, तो मैंने कहा कि पूरा लगा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरा लगा दिया। उसके चक्कर में मेरा 28 गलत हो गया, तो मेरे 72 सही थे वैसे तो, लेकिन माइनस मार्किंग में चला गया तो 65 के समथिंग 66 बचा हुआ है। तो अच्छा इसको है, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 दिन तो पढ़ाई था। मैं यहाँ पे एकेडमिक का सोशियोलॉजी पढ़ना होता है, CUET आ रहा है, तो एनीवे मैं MA करूँगा, अभी MA करने जा रहा हूँ। तो MA करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है, घर वालों से की तरफ से भी कहें, क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं MA करो, मेरा भी मन है MA करने का, क्योंकि मेरा 2024 में मुझे अटैम्प्ट देना है, तो मेरे पास अभी समय भी है, मैं 21 का नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ MA भी कर लूँ।
इसके साथ देखो मैं अपने गोल के साथ तो बिल्कुल फिक्स हूँ। सो यहाँ पे आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में कितना मतलब यूपीएससी के लिए टाइम दिया हो, मतलब अपने एकेडमिक को और यूपीएससी के सिलेबस को कैसे मैनेज हाँ किया है? हाँ देखो मैंने पहले भी बताया जैसे कि मेरा जो कोविड का टाइम था वो मोस्टली इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड रहा है। तो उसके पहले मैंने सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ा है, तो उस समय तो सेटल ही हो रहा था यहाँ पे, तो उतना टाइम नहीं दे पाया। उसके बाद इंग्लिश सीखा मैंने, इंग्लिश के बाद एनसीईआरटीज़ पढ़ी, इसके बाद जो भी रेफरेंस बुक्स थी वो भी पढ़ी हैं, एक एक बार पढ़ी हैं। उसके बाद ये सीयूटी है, तो सोशियोलॉजी पे मैंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है अपनी फर्स्ट ईयर में, वो फर्स्ट ईयर से ही लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड फाइनल। इसमें मैंने मेनली जो वर्क किया है वो सोशियोलॉजी पे, जीएस पे उतना फोकस नहीं किया हूँ अभी, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा हुआ है जीएस, और मेरा सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट कवर अप है। तो मैंने सोचा कि जब ऑप्शनल मेरा हो गया है, हाँ तो जैसे तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि तुमने कितना वर्क किया है इन 3 सालों में, हाँ तो मैंने ऑप्शनल पे वर्क किया है। अपने ऑप्शनल पे मैंने बहुत तगड़ा वर्क किया है, मैं तो ये कहूँगा। राइटिंग आंसर भी कर लेते हैं आप ऑप्शनल की अभी थर्ड ईयर में? हाँ सोशियोलॉजी का सारी पूरी है। हाँ ऑप्शनल से एवं मैंने इवन जेआरएफ तक का है, नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए मेरा। तो आप देख सकते हैं कि भैया ने अभी ग्रेजुएशन लेवल में ही नेट जेआरएफ तक के अपना ऑप्शनल की पूरी तैयारी करके रखा है। तो यही कुछ लोग हैं जो में मुझे बहुत 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 आनंद आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मैं पूरे दिन सोशियोलॉजी कंटिन्यूसली पढ़ सकता हूँ, जाने को मुझे खुद नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं अपना ऑप्शनल जब 12th में था, मैं अपना ऑप्शनल हिस्ट्री रखने वाला था। यहाँ पे आया था, सिर्फ एक ही मोटो था कि हिंदी मीडियम से करूँगा और सिर्फ ऑप्शनल अपना हिस्ट्री रखूँगा। और अब क्या चेंज हुआ? मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे हिस्ट्री का सिलेबस देखा यूपीएससी का, तो मुझे लगा, और उसको पढ़ा तो मुझे लगा इसमें तो डेट्स है, कब तक हम सीखते रहेंगे। और उसमें मुझे लगा ये टफ लगा, सच बता रहा हूँ मुझे टफ लगा। तो मैंने सोचा नहीं, तो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा। मैंने कहा ये तो सही चीज़ है यार, सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहना और सोसाइटी के बारे में सीखना, इससे अच्छा ही क्या होगा मेरे लिए। लेकिन हाँ एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे हैं ना कि सोसाइटी में रहते हैं तो सोशियोलॉजी सरल होगा, बिल्कुल सरल नहीं है। ये मत अपने अंदर अपने डिलेमा मत रखना। सोसाइटी वाला जो आप सोसाइटी में आप रहते हुए जो सीखते हैं सोसाइटी से, वो इससे इन अ लिटिल बिट मैच करता है, लेकिन मैच नहीं करता है, वो आपको सिर्फ एक रेफरेंस देता है। सोशियोलॉजी एकदम डिफरेंट है, जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसको पाएंगे वो एकदम डिफरेंट है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में सोसाइटी एज अ होल पढ़ा जाता है, तो वो थोड़ा अलग है। तो आपने सोशियोलॉजी को पूरा पढ़ लिया है, तो जो जूनियर्स आएंगे आपके, हाँ। तो जूनियर्स हैं, तो उनसे आप कैसे कहना चाहेंगे, मतलब वो सोशियोलॉजी को कैसे पढ़े? वो उनको मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, लेकिन वो इंडिविजुअली बताता हूँ मैं। यहाँ पे कई बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो पूछते हैं कि सोशियोलॉजी को कैसे मैं कमेंट्स करूँ, कैसे सीखूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो बच्चे के उसकी स्टडी का लेवल क्या है पहले मैं वो चेक करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली उसे बुक रिकमेंड करता हूँ। मतलब एक तरह से थेरेपिस्ट डॉक्टर एज अ मीडियम स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे करें सोशियोलॉजी के लिए? जी यार भाई मैं भी किसी जो भी है इंडिविजुअली उसे बताऊँ तो अच्छे से बता सकता हूँ, बट यार एक नॉर्मली मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो जैसे फीवर आता है ना, तो उसके लिए जो एक गोली है ना पैरासीटामोल, ऐसे यदि सोशियोलॉजी को स्टार्ट करने के लिए कहूँ तो इग्नू का मटेरियल जो बीए का है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें ऑलमोस्ट सब मिल जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, कुछ क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे बता पाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरीज़ हैं, और ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है वो, और आगे हमारी साइबर लाइब्रेरी है। तो मैं अभी भैया को साइबर लाइब्रेरी से ही रात को लेके आया हूँ, ये सामने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और तो एक बेसिक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और है कि आप लाइब्रेरी में कितना समय दे देते हैं अपना, मतलब मेनली स्टडीज आपकी लाइब्रेरी से होती हैं कि कैसे होम से क्या? मतलब हल्के ही से रहा है, मैंने अपने घर पे कभी पढ़ाई की ही नहीं। मुझ पे चाहे मैं रूम पे रहूँ या अपने घर पे रहूँ, घर पे तो और बिल्कुल नहीं, और रूम पे होगी थोड़ी बहुत, मैं रूम पे पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो मैं मोस्टली टाइम लाइब्रेरी रहता हूँ। मेरा ये मतलब एकेडमिक्स चाहिए। एकेडमिक में क्या रहता था, 8 बजे से क्लासेस रहती थी, तो क्लासेस जाते थे, पहले स्कूल जाते थे, उसके बाद मेरी 4 कोचिंग लगा के रखे थे पापा, तो कोचिंग में टाइम निकल जाता था, वहाँ से आता था आराम से बैग रख के सो जाता था।
तो वहाँ पे मैं रूम पे भी नहीं पढ़ता था, पढ़ना होता था तो स्कूल में ही बुक्स लेके जाता था, वहीं पे रिवीजन मारता था। तो मैंने जो स्टडी की है, मुझे ग्रुप में यदि बच्चे बैठे हों वहाँ पे पढ़ने में जाने क्यों मन लगता है। मेरा सबसे ज़्यादा मन, मतलब ग्रुप में जितने बच्चे होंगे उतने ज़्यादा मेरा मन पढ़ने में लगेगा। तो मैं मोस्टली टाइम इसीलिए लाइब्रेरी में ही रहता हूँ। और लाइब्रेरी में मैंने जितना पढ़ाई किया देखो लाइब्रेरी में किया। रूम पे जाने की मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नींद आ जाती है, तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। अभी तुम देख ही रहे हो कि जैसे ऑलमोस्ट 11 से 11:30 का टाइम है, तो अभी तो रहूँगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मुझे अच्छा लगता है। जी, तो हमारा ये लाइब्रेरी जो है वो पूरी रात और 5 बजे तक लाइब्रेरी, खुलता हाँ, है। हम लोगों का स्वर्ग है ये। तो मतलब इसे भी बोला भी जाता है कि हार्ट ऑफ BHU, तो वास्तव में हार्ट है। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। सो बेसिकली सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रेंकली है वो पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछेंगे नहीं तो। सो भैया से पूछेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन को रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या आपको भी डिस्ट्रैक्शन हुआ है, ये सब क्या है। तो उनसे एक ये बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो भैया आप बताएं थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे आप। देखो यार, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, बट या वैलिड भी है, क्योंकि इस स्टेज जो है आपकी, आप जब एक ऐसे फेज़ में हो कि आप एकेडमिक्स में या जो आप इंडियन कल्चर की जो मूवीज़ देखते हैं उनमें एक मतलब जो कॉलेज लाइफ होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा हाइपर करके दिखाया जाता है कि कॉलेज में आपके मज़े ही मज़े होते हैं। और जिस तरह का आप बोल रहे हैं फ्रैंक माहौल रहता है, तो वो मिलता है आपको, है ना। लिटिल बिट इट इज़ ट्रू, बट उसके साथ साथ एकदम आपको उसको ग्लोरीफाई करके जिस तरह से दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना होता है, क्योंकि बेसिकली आप पढ़ने के लिए आए हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब दोस्तों का मैं जिक्र कर रहा था कि आप जिस तरह का दोस्त बनाएंगे ना, आप उस तरह के ढल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर तरह का माहौल मिलता है, बस आप अपने आप को किस तरह से ढालना चाहते हैं, आप अपने गोल्स को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा और किस तरह का माहौल है। हर बच्चे से आप पूछेंगे तो उसको यहाँ का माहौल वो अपने अकॉर्डिंगली बताएगा कि मेरे लिए यहाँ का माहौल कैसा है, मुझे कैसा लगा। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, आप ही माहौल बनाएंगे। यहाँ हर तरह का माहौल है ना। तो आप पे डिपेंड करेगा। मैं अपना बताऊं तो मैंने अपना मोस्टली टाइम पढ़ाई में ही दिया है, तो मेरा माहौल वैसा बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि देखो डिस्ट्रैक्शन जो कहते हैं, जैसे तुम एक सो कॉल्ड वर्ड यूज कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के लिए तो, मतलब हाँ, मोबाइल वगैरह यही सब चीज़ें और भी सारे। देखो मोबाइल का हो या कोई और तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। वही है कि आप अपने गोल्स के प्रति कितने डिटरमाइन हैं। वो आपके कह सकते ना कि गोल्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रैक्शन। यदि आपके गोल्स का जो इंट्रीगेशन है, आपका फीलिंग्स उसके प्रति, गट्स यदि आपके गोल्स के प्रति ज़्यादा है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यदि डिस्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो गोल्स कम हो जाएगा। गोल्स का जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके उसके प्रति गट्स है, वो कम हो जाएगी। तो दोनों में इन्वर्सली रिलेशन है। और डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको अपने आप को मेंटेन करके आपकी जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स, उन सबको फॉलो करके आपको देखो आगे बढ़ना होता है। एक वन ऑन लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे सेशन को, कि यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह मतलब जो कॉलेज में एक्सपोजर क्या है, आपने कोई सोसाइटीज़ वगैरह या आपने कॉलेज में क्या क्या कुछ ज्वाइन वगैरह किया है, जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपने क्या क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप उस रिलेटेड। कॉलेज लाइफ में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलेज जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्पेशली मैं कोट करूँगा, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर देती हैं। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे NSS भी ज्वाइन कर रखा था। इसके बाद NCC मेरा होने वाला था, बट मैंने ही छोड़ दिया था। तो NCC में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद कई तरह के नए कोर्सेस हैं, जैसे मेरा एथिक्स में डिप्लोमा चल रहा है। उसके साथ साथ यदि मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में कहूँ तो एक्चुअली मेरे समय पे कोविड रहा था, तो उतना तो मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। रिटोरिका इज़ ऑल्सो देयर,
रिटोरिका है, स्पंदन प्रोग्राम होते हैं जो इंटर फैकल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी, स्पंदन है, अभिकल्पन है, संस्कृति है। इसके बाद आपका बहुत सारे कविताओं के लिए यदि आप पोइट्री वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एनएसएस मैंने बताई है, एनसीसी हो गया, इसका स्विमिंग कोर्सेज भी हैं, स्विमिंग है, इसके बाद माउंटेनियरिंग है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और फॉरेन लैंग्वेज में आपको किसी तरह का डिप्लोमा करना है, बहुत तरह का एक्सपोजर है। आप मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आप जैसा अपने आप को चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू what exactly you want in your life. If you are very focused towards your goals, then university provides you that atmosphere that you can be molded in that particular field, in that particular atmosphere that is helpful for your goals. So it is all up to you how you are coming here and how you are expecting, what is expecting you from this university, and it exactly gives you what exactly you want. तो ये थे हमारे साथ अजय भैया, जिन्होंने सब सोशोलॉजी के बारे में बताया है। इनका यूपीएससी एम है, तो उन्होंने एथिक्स के लिए डिप्लोमा भी कर लिया है। और देखिए आप देख सकते हैं कि एथिक्स कितने इंटीग्रेटेड हैं। ये इन्होंने जीआरएफ तक का अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है सोशोलॉजी का ऑफिस है, और एथिक्स का भी इन्होंने मतलब डिप्लोमा भी कर लिया है। तो डिप्लोमा भी बिल्कुल चुन के किया है कि एथिक्स का ही किया है। सो लाइक से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।